हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिजिक्स टीचर, और स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का बिल्कुल फाइनल वाला वीडियो है और आप लोग इसके लिए कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए, बैठ जाइए, डिसिप्लिन हो जाइए, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल की बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक्सरसाइज 1 जो होता है वो मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। एक्सरसाइज 2 जो आपके पास मौजूद होगी वो उसे आप स्वयं सॉल्व करिएगा, ठीक। तो लेक्चर 26 न्यूमेरिकल्स ऑन अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करते हैं। और सभी लोग बिल्कुल आइसोलेशन में बैठे होंगे, मुझे पता है। आज मैंने स्क्रीन थोड़ी ब्लैक कर दी है ना, मैं भी दिख रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो स्क्रीन ब्लैक है, अच्छा है, राइट। स्टार्ट करते हैं भाई और बहनों। तो क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मैंने आपसे जैसा कहा कि एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस उठाने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एन इंडक्टर 20 मिली हेनरी, कैपेसिटर 100 माइक्रोफैरड एंड रजिस्टर 550 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज across a source V10 sin 314t, राइट, क्लियर। तो यहाँ पर V की वैल्यू देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई और बहनों। इस क्वेश्चन के अंदर आपको रेजिस्टेंस दे रखा है 50 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस इज 50 ओम, ठीक है। एंड कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैरड और इंडक्टेंस 20 मिली हेनरी। कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैरड और इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस जो है 20 मिली हेनरी दे रखा है, ठीक है जी, दे रखा है। और उन्होंने जो सोर्स में लगा रखा है वो दे रखा है V इज इक्वल टू में 10 साइन 314t। दिस वन इज द V, ठीक है। V इज इक्वल टू 10 साइन 314t। तो पावर लॉस इन सर्किट, चूंकि LCR सर्किट है आपके सामने, पावर लॉस निकालना है। सिंपल है पावर लॉस निकालना। अगर आपको याद होगा तो P बराबर पावर क्या आया था, VRMS इंटू IRMS इंटू R/Z। अरे cos फाई था जो कि R/Z के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहां से आप लोग चाहें तो सिंपल VRMS का स्क्वायर, ठीक है, और IRMS बराबर VRMS/Z होता है, तो Z का स्क्वायर इंटू में R कर सकते हैं, ठीक है। अब सब कुछ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। VRMS कैसे कैलकुलेट करोगे, यहां पर V0 दे रखा है, VRMS निकल जाएगा V0 से, V0/√2। यहां से आपने VRMS कैलकुलेट कर लिया। दूसरा है हमारे पास Z कैसे निकलेगा, XL और XC चाहिए होता है Z निकालने के लिए। तो सबसे पहले Z, XL और XC निकालो। XL निकालो, XL क्या आएगा, ओमेगा, यहां पर अरे साइन ओमेगा टी होता है ना, तो ये ओमेगा हो गया, इंटू में L। तो ओमेगा कितना है 314 और L कितना है 20 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। उसके बाद XC यहां से आप निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, 1/ओमेगा-C। तो 1/314 इंटू में C की जगह 100 माइक्रोफैरड है, तो 100 इंटू 10 की पावर -6 कर लेंगे आप। जब आप XL और XC निकाल लेंगे और R आपको दे रखा है इन्होंने, तो सिंपल है कि आप Z निकाल सकते हैं। कैसे Z निकाल सकते हैं, Z का कैलकुलेशन होगा अंडर रूट, बोलिए R स्क्वायर प्लस में XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो यहां से आप Z भी निकाल लोगे, R भी निकाल लोगे। तो सारी वैल्यूज मैंने आपको कैलकुलेट करने का तरीका बता दिया। चूंकि कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है इसलिए मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, बट आई हैव टोल्ड एवरीथिंग जो आपके स्टेप्स में इन्वॉल्व है। तो आप VRMS निकालिए, VRMS निकालिए, Z निकालिए, R निकालिए, और आप पावर कंजम्पशन निकालने में कामयाब होंगे। तो आप इसे नोट कर सकते हैं और इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है यहाँ पर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये इनकरेक्ट क्वेश्चन है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये इनकरेक्ट है, तो इसलिए इसको नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसमें कई चीजें हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं भाई और बहनों। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शुड बी सिलेक्टेड फॉर बेटर ट्यूनिंग ऑफ LCR सर्किट।
मैंने आपको एक बात बताया था जब LCR पढ़ा रहा था, थर्ड क्वेश्चन है, LCR में मैंने कहा था कि बेहतर सर्किट कौन है जिसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है जी? क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर क्या होता है? क्यू फैक्टर होता है ओमेगा एल बाई या XL बाई आर, या ओमेगा एल बाई आर कर लो, ओमेगा एल बाई आर होता है, याद करो, या ओमेगा नॉट एल बाई आर होता है, इससे कर लो, ये लो, ठीक है। और ओमेगा नॉट किसके बराबर होता है जरा बताओ? 1 बाई अंडर रूट LC इंटू में L बाई आर, और ये L अगर रूट में ले लोगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 1 बाई आर अपनी जगह रह जाएगा, और L को अगर रूट में ले लोगे तो ये अंडर रूट L बाई C हो जाएगा। तो यहां पर Q फैक्टर की वैल्यू 1 बाई आर अंडर रूट L बाई C है। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं, अगर 1 बाई आर अंडर रूट L बाई C, अगर आप यहां पर देख पा रहे हैं तो 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें L, R और C की वैल्यू दे रखी है। तो आपको क्या करना? 1 बाई आर करना है, अंडर रूट L बाई C करना है। हर एक के लिए आप कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैं पहले का कैलकुलेट खाली करके आपको दिखा रहा हूं। बाकी R कितना? 20, L 1.5 और C 35 मिली हेनरी, ठीक है। 20 ओम है R पहले वाले ऑप्शन में, ये फर्स्ट ऑप्शन की जिक्र कर रहा हूं। L क्या है? 1.5 मिली हेनरी, और C जो है वो 35 माइक्रोफैरड है ना, C 35 माइक्रोफैरड, ये हेनरी है, मिली हेनरी नहीं है, ये 1.5 हेनरी है, और C जो है वो 35 माइक्रोफैरड है, ठीक। जब आप यहां पर कैलकुलेट करोगे ये क्वालिटी फैक्टर, तो भाई और बहनों कुछ क्यू फैक्टर आएगा। कैसे आएगा? 1 बाई आर, 1 बाई आर का जब मतलब 1 बाई 20 अंडर रूट L कितना है? 1.5, और C कितना है? 35 इंटू 10 की पावर -6। यहां से जब आप कैलकुलेट करते जाओगे एक एक करके, हर ऑप्शन में ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं, ये वैल्यू जो मैक्सिमम आने वाली है वो C के लिए आने वाली 22 पॉइंट समथिंग आएगी। कैलकुलेट कर लेना, 22 पॉइंट समथिंग। तो वही LCR सर्किट बेहतर होगा जिसकी क्वालिटी फैक्टर अच्छी होगी। क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करके हमने काम कर लिया, काम खत्म हमारा। आगे बढ़ते हैं जी। कहता था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और फलाना चिलाना ढमाका रिस्पेक्टिवली, देन पावर फैक्टर ऑफ दिस सर्किट। देखो RCL का 80-40-100 है, RCL का 80-40-100 है, VR है 80 वोल्ट, ठीक है, और VL है 40 वोल्ट, ठीक, और VC है 100 वोल्ट। ये आपको दे रखा भाई और बहनों, ठीक है। सिंपल सा है क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है। VR, VL, VC ये आपको दे रखा है क्वेश्चन वाले के मुताबिक, ठीक है। ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात हो रही है मेरी आपसे। तो रेजिस्टेंस का 80 है, कैपेसिटेंस का 40 है, और इसमें कुछ RMS वगैरह नहीं दिया है, एक ही वैल्यू दिया तो RMS होगा। पावर फैक्टर पूछ रहा है, ठीक। कुछ गलत लिख दिया क्या? रेजिस्टेंस का, फिर कैपेसिटेंस का 40 है और इंडक्टेंस का 100 है। कैपेसिटेंस का 40 है और इंडक्टेंस का 100 है। कोई बात नहीं है, चमड़े का हाथ है, फिसल गया, ये लो, ठीक। अब सही है, 4 नंबर न्यूमेरिकल, ठीक है। चलो अब हमें इसका पावर फैक्टर बताना है जी। पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर cos फाई बराबर क्या होता है? R बाई Z। चूंकि LCR सर्किट है तो R बाई Z का मतलब क्या हुआ, जरा जल्दी से बता दो। R तो R होगा, और Z क्या हो जाएगा? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस में XL माइनस XC का होल स्क्वायर। एक काम करते हैं, ऊपर नीचे IRMS का मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? IRMS का, ठीक है। IRMS का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा? IRMS R, और अंदर IRMS को अंदर घुसा दो तो ये बन जाएगा IRMS इंटू में R का होल स्क्वायर, और IRMS निकल के आया इधर तो IRMS XL और माइनस में IRMS XC का होल स्क्वायर। ये तो आएगा। ये क्या है? VR है, यहां लिख देता हूं, ये VR है, और नीचे क्या है? अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस में VL माइनस VC का होल स्क्वायर।
ये भी एक फॉर्मूला बनता है पावर फैक्टर का। चलो वी आर कितना है 80 सॉरी, यहां वी आर कितना है जी 80, और ये प्लस वी एल कितना है 100, वी सी कितना है 40 का स्क्वायर। आप सन्नाटे में करोगे अकेले में, ऊपर 80 नीचे 100 आ जाएगा। अरे भैया ये 80 है 60, ठीक, तो 100 आएगा, कर लेना सन्नाटे में। 0.8 आ गया, ठीक है। तो सिंपल था, अपने को पावर फैक्टर पता था, उसको वोल्टेज के टर्म में नहीं पता था, हमने वोल्टेज के टर्म में निकाल करके कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है भाई और बहनों, तो 0.8 है, कोई है ऑप्शन में, ये रहो सी ऑप्शन, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, तो इसको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। कहता है अ स्मॉल सिग्नल वी नॉट साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड अक्रॉस एन आइडियल इन कैपेसिटर। एक कैपेसिटर के पास जो है वो ये वोल्टेज लगाया जा रहा है, तो क्या होगा, करंट क्या होगा, करंट बैक करता है कि लीड फॉरवर्ड करता है, लीड फॉरवर्ड करता है ना, वोल्टेज पीछे होता है इसमें, तो करंट इन फेज नहीं, गलत है, लीड नहीं करेगा। करंट लैग्स बाई 90 डिग्री, सही है, करंट लैग करता है प्योर कैपेसिटर में, याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक। आइए 7वां क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ सीरीज आरसी सर्किट इज कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, कंसीडर द टू सिचुएशन व्हेन कैपेसिटर इज एयर फील्ड, व्हेन कैपेसिटर इज माइका फील्ड, करंट थ्रू रजिस्टर इज आई एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज वी, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो कौन सा सर्किट है भैया, सीरीज आरसी सर्किट है ना, और एक बार कैपेसिटर एयर फील्ड है और एक बार कैपेसिटर माइका फील्ड है। तो भैया जब कैपेसिटर एयर फील्ड होगा तो क्या होगा, कैपेसिटर जब एयर फील्ड होगा तो क्या होगा, एयर फील्ड होने पे कैपेसिटेंस कम होता है, और जब माइका डालते हो तो क्या होता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। आपको याद होगा कि किसी कैपेसिटर में अगर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया जाता है तो क्या हो जाता है, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, ये R है और ये C है, यहां पर आपने कुछ वोल्टेज वगैरह अप्लाई कर रखा है, R है और C है। कहता है पहले हमने क्या किया, करंट की वैल्यू क्या होती है देख लो पहले, IRMS बराबर क्या होता है, VRMS बाई में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस में XC स्क्वायर, ये तो होता है, भूल गए हो क्या। चाहो तो इसको थोड़ा सा दिल तड़पे तो और ऐसा कर सकते हो, R स्क्वायर प्लस में XC मतलब क्या होगा बताओ, 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर, ठीक। चलो अगर आप इसमें माइका डाल दोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही पढ़ लिया था कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो अगर कैपेसिटेंस बढ़ गया, ध्यान से सुनिएगा, अगर कैपेसिटेंस बढ़ गया तो ये मसाला कम हो गया, ये मसाला अगर XC कम हो गया, और अगर XC कम हो गया तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा मसाला बढ़ जाएगा, यानी करंट क्या होगी, पहले की तुलना में बढ़ जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं IB इज ग्रेटर देन IA, परंतु यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है। अब A और B के पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज V, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज V, इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो पहले जो भी था और अब कुछ भी है, तो VRMS को देखा जाए, अगर यहां पर XC बढ़ जाएगा, क्या हो गया, XC क्या हो गया, बढ़ गया ना, नहीं XC कम हो गया, सॉरी XC कम हो गया, तो जाहिर सी बात है कि पहले की तुलना में वोल्टेज कम हो जाएगा। तो पहले की तुलना में अगर वोल्टेज कम हो जाएगा तो कौन सा बन गया, डी ऑप्शन बन गया, पहले की तुलना में वोल्टेज कम हो गया, ठीक है। C बढ़ा, XC कम, पहले की तुलना में वोल्टेज कम, ठीक। तो सिंपल सी बात है, क्लियर हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कहता है अ रेजिस्टेंस R ड्रॉस पावर P एंड व्हेन कनेक्टेड टू AC सोर्स, रेजिस्टेंस कितना ले रहा है, P ले रहा है। इफ एन इंडक्टेंस इज नाउ प्लेस्ड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस सच दैट द इंपीडेंस
और सर्किट बिकम Z, द पावर ड्रॉन। पहले सिर्फ अकेले R था तो P था, अगर उसमें हमने L और Z जोड़ दिया तो क्या होने वाला है, मेरी बात सुनिए। जब अकेले रजिस्टर था तो पावर कितने के बराबर आ जाएगा, मुझे बता दीजिए। पावर आ जाएगा VRMS स्क्वायर बाई में R, ये तो आता है। लेकिन अब जब आपने उसमें कोई रजिस्टर जोड़ा है तो कितना आ जाता है, VRMS स्क्वायर बाई में Z स्क्वायर इंटू में R आता है कि नहीं आता है। अगर कोई इंडक्टर जोड़ दिया है, रजिस्टर के साथ इंडक्टर अगर आपने जोड़ा तो इंडक्टर जोड़ने पे ये फॉर्मूला बन जाएगा नहीं बन जाएगा। अरे ये फॉर्मूला नहीं बनेगा तो ये फॉर्मूला तो बनेगा ना, ये याद आ रहा होगा, VRMS IRMS इंटू में cos फाई R बाई Z। ये Z किसका होगा, LR का होगा। आप इसको कन्वर्ट करोगे तो उसी फॉर्मेट में आता है। आप याद करिए, मैंने इसको कैलकुलेट करवाया आप लोगों को। अच्छा भाई एक बात बताइए, जब अकेले R जुड़ा था तो भी वही सप्लाई थी, और जब इंडक्टर जोड़ लिया साथ में तो भी वही सप्लाई है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो VRMS स्क्वायर बराबर में P इंटू में R होगा कि नहीं होगा। उठा के यहां टिप लो तो यहां क्या आ जाएगा, P स्क्वायर VRMS सॉरी P स्क्वायर कह रहा हूं, P इंटू में R बाई में Z स्क्वायर इंटू में R, मल्टीप्लाई कर लो क्या आ जाएगा बताओ, P और R बाई Z का होल स्क्वायर आ जाएगा। समझ आ गया, सिंपल है। जो पहले वोल्टेज लगाए थे वही वोल्टेज अभी भी लगा हुआ है, तो उसके हिसाब से हमने VRMS स्क्वायर सीधे निकाल दिया। और यहां पर VRMS स्क्वायर बाई में Z स्क्वायर इंटू में R होगा, तो VRMS स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, तो P R बाई Z का होल स्क्वायर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं चर्चा कर रहा था, कोई होगा ऑप्शन कहीं ना कहीं, ये देखो C है, ठीक है, C वाला आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। कहता है ट्रांसफार्मर हैविंग एफिशिएंसी 90% इज वर्किंग ऑन 200 वोल्ट एंड 3 किलोवाट पावर सप्लाई, यानी इनपुट कितना है 200 और 3 किलोवाट। अगर करंट इन सेकेंडरी कॉइल इज 6 एम्पियर, द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल एंड द करंट इन प्राइमरी कॉइल रिस्पेक्टिवली। चलो अच्छा यहां पर मैं बताता हूं फटाफट, ठीक है। 90% इफिशियंसी है, 200 और 3 किलोवाट। नवा क्वेश्चन है, इफिशियंसी 90% है, इनपुट का मतलब ईपी। अरे भैया जो प्राइमरी कॉइल में देते हो वही तो इनपुट होता है, वो 200 वोल्ट है। और पावर इनपुट वो कितना 3 किलोवाट, यानी 3000 वाट कर लो। अरे 3 किलोवाट ही तो है, यानी 3000 वाट, कोई दिक्कत नहीं। और कहता है करंट इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में करंट 6 एम्पियर है, यानी वो आउटपुट करंट है ना आउटपुट करंट है। सेकेंडरी कॉइल की करंट कितनी है 6 एम्पियर। आपसे सवाल क्या कर रहा है, बहुत सिंपल सवाल कर रहा है, आपसे सवाल दो कर रहा है। कह रहा है कि सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज बताइए, यानी ईएस बताइए, और आईपी बताइए। यानी आपसे कह रहा है आप यहां पर ईएस बता दो क्या है, और यहां बता दो आईपी क्या है। ठीक, सिंपल है, हाँ है ना, ठीक। चलो एक बात बताइए, अगर ट्रांसफार्मर का 90% क्या है, ट्रांसफार्मर में 90% इफिशियंसी, तो 90% इफिशियंसी, अच्छा पहले P इनपुट, हम यहां से P इनपुट से IP निकाल लेते हैं सीधे सीधे। P इनपुट बराबर क्या होगा, अरे बोलो यार, EP इंटू में IP, याद करो इनपुट यही तो होगा। इनपुट 3000 है, EP कुछ है 200, और IP क्या आ जाएगा, यहां से निकाल सकते हो हम लोग, कैसे निकाल, 2 0 उड़ा दो, कुछ 15 आएगा ना, 15 एम्पियर। तो प्राइमरी करंट, प्राइमरी कॉइल का करंट आया 15 एम्पियर, सिंपल, विदाउट एनी प्रॉब्लम। यहां आते हैं, जब यहां पर आओगे हमको ES कैलकुलेट करना है। परसेंटेज इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ, ES IS बाई में EP IP इंटू में 100। अरे आउटपुट इंटू इनपुट कहीं तो करते हो भैया। तो 90% है, 90 यहां रख लो। ES कितना है निकालना है, IS कितना है 6 एम्पियर। EP IP का प्रोडक्ट सीधे सीधे रखो ना, 3000 है, EP IP का 3000 इंटू में 100। लो जी 2 0 ये उड़ा दिया, 6 पंजे
30, 5 9 45, ES बराबर आ गया 450 वोल्ट। यानी सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज कितना हुआ 450, प्राइमरी कॉइल में करंट कितनी हो गई 15 एम्पियर। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन था भाइयों बहनों, बिल्कुल चूरन। 9वां 10वां आइए, अ कैपेसिटर एक्ट्स एज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस किसके लिए होता है, अरे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लिखा है, मैंने आपसे क्या बोला था, रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट क्या होता है, रिएक्टेंस होता है। तो अगर रेजिस्टेंस के इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लिखा हुआ है तो वो डीसी के लिए होता है, डीसी के लिए होता है, तो डीसी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। एक ग्राफ आपसे पूछा गया यहीं पर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स में रिप्रेजेंट द रिएक्टेंस ऑफ सीरीज एलसी कॉम्बिनेशन। देखिए एलसी कॉम्बिनेशन का क्या आता है, रिएक्टेंस, अरे यार नेट रिएक्टेंस पूछ रहा है। नेट रिएक्टेंस क्या आएगा, एक्सएल डिफरेंस में एक्ससी। तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे एक्सएल बढ़ेगा और एक्ससी कम होगा। ठीक, और होगा क्या, जब एक्सएल बढ़ेगा और एक्ससी कम होगा तो एक समय ऐसा आएगा कि जब दोनों बराबर भी हो जाएंगे तो एक्सएल बराबर एक्ससी हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 0 होने के बाद फिर क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा अगर आप रिएक्टेंस लोगे तो, क्योंकि एक्ससी हावी हो जाएगा। अगर बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, ये कम होगा, कम करोगे तो बढ़ेगा। तो नेट रिएक्टेंस आपसे सवाल कर रहा है, तो नेट रिएक्टेंस में क्या होगा, कभी ना कभी ये वैल्यू 0 होगी, बढ़ाने पर पहले घट के 0 हो जाएगी और फिर घटने के बाद फिर माइनस में बढ़ना शुरू हो जाएगी, अपोजिट बढ़ना शुरू हो जाएगी। अरे आप जरूरी थोड़ी कि एक्सएल माइनस एक्ससी करो, एक्ससी माइनस एक्सएल कर लेना, यहां कुछ लिखा थोड़ी है कि एक्सएल माइनस एक्ससी रिएक्टेंस होता है। एक्ससी माइनस एक्सएल कर लोगे तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों चेंज हो जाएगा। ठीक, समझ आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब ये बात श्योर है कि इनिशियली इट विल बी पॉजिटिव, समटाइम इट बिकम 0 एंड उसके बाद फिर निगेटिव, क्योंकि कोई एक बड़ा हो जाएगा एक छोटा हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी, यहां पर एक करंट दे रखा है, देखो यहां पर इन्होंने दे रखा है 2 करंट है, I1 cos ओमेगा टी, I2 sin ओमेगा टी। आपसे सवाल करते हैं आरएमएस करंट बताइए। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जहां पर 2 करंट का कॉम्बिनेशन किया जाता है, इट इज जस्ट लाइक 2 एसएचएम का कॉम्बिनेशन। 2 करंट का कॉम्बिनेशन यानी 2 एसएचएम का कॉम्बिनेशन, और 2 एसएचएम का कॉम्बिनेशन आप वेव मोशन में पढ़े होंगे, नहीं तो पढ़ाया ही जाएगा आपको। यहां पर मैं आपको I1 cos ओमेगा टी और I2 sin ओमेगा टी, I बराबर क्या है बताएं हम, I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 sin ओमेगा टी। सही बात है, ये तो है, क्या कह रहे हैं आप, राइट, दिस इज द अपना इक्वेशन। अब यहां पर अगर आरएमएस वैल्यू निकालोगे, I आरएमएस या I1 आरएमएस, जो भी कहो भैया, I1/√2 आएगा और I2 आरएमएस I2/√2, ये पीक वैल्यू है। ठीक, अब मुझे जरा गौर करो, इस करंट में और इस करंट में फेज का अंतर देखो, यहां sin ओमेगा टी है, cos ओमेगा टी है। cos ओमेगा टी कैन बी रिटन एज sin ओमेगा टी प्लस π/2। कितने का फेज डिफरेंस है, पाई का। यानी पहली वाली करंट अगर यूं है, कौन आगे है, ये आगे है ना I1, और I2 पीछे है। I1 का ये है तो ये I2 है। I2 आरएमएस यहां पर है तो I1 आरएमएस यहां पर है। कितना एंगल है, 90 डिग्री है भाइयों बहनों। ठीक, कितना एंगल है, 90 डिग्री है। कैसे पता, हमने फेज से निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है जी, नेट करंट निकालना है। तो नेट करंट क्या निकल के आ जाएगी, अंडर रूट बोलो I1 आरएमएस का होल स्क्वायर प्लस में I2 आरएमएस का होल स्क्वायर, कर लो स्क्वायर। चलो ये आ जाएगा I1 का स्क्वायर बाई में 2 प्लस में I2 का स्क्वायर बाई में 2। अब यहां से आप कुछ कॉमन ले लेना, तो ये आ जाएगा कितना, I1 स्क्वायर प्लस में I2 स्क्वायर बाई में 2 का अंडर रूट आएगा ये। अब देख लो इसमें कोई ऑप्शन हो तो वही आंसर होगा, है कोई ऑप्शन,
कोई है? हाँ ये तो है, ठीक, दिस वन इज द आंसर, ठीक। अरे सिंपल है, कोई बड़ी बात थोड़ी किया हमने। सिंपल कॉम्बिनेशन जब भी किया जाता है ऐसे ही किया जाता है कॉम्बिनेशन। आपको जितनी भी करंट सुपर इंपोज कर रही है उनके बीच का फेज एंगल निकाल करके आपको करना क्या है, वेक्टर विधि से जोड़ देना है। हम लोग वेव के जब सुपर इंपोजिशन की बात करेंगे तो सेम थिंग विल डू, ठीक। तो आई होप इसे नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं भाई और बहनों। क्वेश्चन नंबर 19 कहां, 12 पे पहुंच चुके, 13 पे आते हैं। कहता है अल्टरनेटिंग करंट हैविंग पीक वैल्यू 14 एम्पियर हीट मेटल वायर टू प्रोड्यूस द सेम हीटिंग इफेक्ट कांस्टेंट करंट इज टू बी यूज। अच्छा भैया, एक कहता है कि एक एसी है, पीक वैल्यू उसकी 14 एम्पियर है, हमको एक ऐसी करंट लाइए जो स्टडी हो लेकिन उतना ही हीट पैदा करे जितना हीट ये पैदा करती है। अरे भैया, वो हीट के आधार पे एक स्टडी करंट की हमने कल्पना की थी, नाम था आरएमएस करंट, यानी वो इनडायरेक्टली आपसे कह रहा है आरएमएस करंट निकालो। अरे इतनी बड़ी कहानी लिख के बेवकूफ बना रहा है, आरएमएस करंट निकालो। आरएमएस करंट क्या बनेगी बताओ? आई आरएमएस बाई में आई इक्वल टू आई नॉट बाई √2 होता है। आई नॉट कितना है? 14 दिया है, बोलो ना भैया, और √2 की वैल्यू 1.4 होती है, तो लगभग 10 एम्पियर आ जाएगा। लगभग में आएगा क्योंकि ये 1.414 होती है भाई बहनों, 1.414 होता है वो √2, तो अबाउट 10 एम्पियर आंसर हो जाएगा। आंसर इज डी, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है एन इंडक्टर कॉइल हैविंग सम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव जीरो एवरेज वैल्यू ओवर अ साइकिल। अरे भाई, एक साइकिल को एवरेज करंट जीरो हो जाएगी, ये करंट जीरो आएगा और ईएमएफ जीरो आ जाएगा। क्यों? अरे भैया, जब एवरेज ईएमएफ एवरेज करंट जीरो आती है, पूरी साइकिल का आप लोगे ना, तो करंट जब जीरो आती है तो वोल्टेज भी जीरो आएगा। तो क्या होगा आंसर? इसका दो आंसर आएगा, ए और बी दोनों आएगा। पता नहीं पीछे आंसर में दिया कि नहीं दिया, यही दोनों होगा, ठीक। चलो, एन एसी सोर्स रेटेड 100 वोल्ट आरएमएस सप्लाइज अ करंट 10 एम्पियर टू द सर्किट, द एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स। ओहो, ये कहानी गजब की हो गई है भाइयों बहनों। इन्होंने वीआरएमएस दे रखा है, इन्होंने आईआरएमएस दे रखा है। अगर आप पावर डिलीवर्ड निकालते हो तो वीआरएमएस क्या होता है 100, आईआरएमएस क्या है 10, और यहां पर cos फाई होता है, ये हो गया 1000। अब cos फाई की ज्यादा से ज्यादा क्या वैल्यू हो सकती है 1, तो 1000 से ज्यादा पावर नहीं खर्चा हो सकता। 1000 आएगा ना, हाँ, 1000 से ज्यादा पावर का खर्चा नहीं हो सकता, 1000 से कम हो सकता है, गारंटी भी नहीं है क्योंकि सर्किट का नाम नहीं दे रखा है। तो यहां पर क्या होगा, मस्ट भी 1000, गलत, मे भी 1000, हाँ ये सही लग रहा, मे भी होगा ना, हाँ ठीक है, मे भी 1000 वाट, ठीक है, मे भी 1000 वाट, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। मे भी ग्रेटर देन 1000 ना, मे भी लेस देन 1000, हाँ। तो इसका भी दो आंसर निकल के आया, 1000 वाट भी हो सकता है और 1000 वाट से कम भी हो सकता है। 1000 वाट हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक। कब होगा? जब प्योर आर होगा। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस सेल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द बल्ब और एनालिसिस ऑफ ब्राइटनेस ऑफ बल्ब डिक्रीजेस व्हेन अ कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टेंस एक्सेल एसी इन सेम सर्किट एंड देखो क्या होता है, मेरी बात समझो, ये मोटी मोटी बात समझ लो, आप समझ जाओगे। होता क्या है, आपने यहां पर एक कॉइल लगाया और एक बल्ब लगाया, ठीक, और यहां एसी सोर्स है, डीसी सोर्स। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो एक्चुअली ये इंडक्टर क्या करता है, जैसे ही करंट बढ़ेगी ये इसमें इंडक्शन होगा और ये करंट को कम करना चाहेगा, यानी इसके पास एक्सेल होता है। याद आ रहा है आपको? जो एक्सेल करंट को कम करता है, और एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल है। अगर ये बढ़ जाएगा तो करंट में जो असर आएगा, कमी होने का असर, वो और कम आएगा। करंट अगर कम हो जाएगी, आईआरएमएस कम हो जाएगा, तो क्या होगा, बल्ब थोड़ा सा, भाई करंट जब कम हो जाएगी तो ब्राइटनेस भी तो कम आ जाएगी। तो एक्सेल कैसे बढ़ जाए भाई, आईआरएमएस तो यहां पर बनके तैयार होगा, वीआरएमएस
भाई में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? अगर एक्सएल बढ़ गया, एक्सएल बढ़ा तो एक्सएल कैसे बढ़ेगा? या तो ओमेगा बढ़ाओ या तो एल बढ़ाओ। अगर आपने एक आयरन कोर इंसर्ट कर दिया भाई और बहनों, आयरन कोर इंसर्ट कर दिया, अगर आपने आयरन कोर एक इंसर्ट कर दिया तो समझ लीजिए क्या होने वाला। एक आयरन कोर इंसर्ट करने से सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाता है। ये याद करिए, वहां पढ़ा था आप लोगों ने ईएमआई में। तो सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाएगा, एक्सेल बढ़ जाएगा, एक्सेल बढ़ जाएगा, करंट कम हो जाएगी, करंट कम हो जाएगी तो ब्राइटनेस भी घट जाएगी। आंसर इज कौन सा? कहीं था बी वाला। चलो एक और सवाल है। अ सीरीज एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड टू एसी वोल्टेज व्हेन एल इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन current and voltage is pi by 3 and C is removed then pi by 3 अगेन हो गया। क्या बात है? तो पावर फैक्टर, ओहो बहुत आसान क्वेश्चन है, पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाली बात है। देखो एक एलसीआर सर्किट है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 17 है ना। आओ 17 नंबर पे बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन। एक एलसीआर सर्किट है, एल सी और आर। चलो इसका फेजर डायग्राम बना ले क्या फट से? याद तो नहीं है कहीं गलती से? याद तो होना ही चाहिए ना, याद होना चाहिए भाई ना। चलो यहां क्या बनता था? आई आर एम एस, ठीक। और आपको यहां बनता था वी आर, ये वी एल और ये VC। याद आ रहा है? कहता है जब हम L को रिमूव कर देते, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कहता है व्हेन L इज रिमूव्ड देन फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज पाई बाई 3, और जब C को रिमूव करते हैं तो भी पाई बाई 3। आओ जी बड़ी अच्छी बात है। L को अगर रिमूव करोगे तो मेरी बात समझिए, अगर आपने L को रिमूव कर दिया, लो जी L रिमूव हो गया, तो इसमें और जो करंट है और नेट वीआरएमएस, तो फिर इनका ये आएगा ना, नेट वीआरएमएस। ये कितना आ रहा है? पाई बाई 3, ठीक, पाई बाई 3। अच्छा तो tan पाई बाई 3 बराबर में एक्सेल, सॉरी आई एम सॉरी एक्सी, एक्सेल नहीं यार, एक्सी पाई में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता है कि नहीं अब हम इसको रिमूव करेंगे, तो ये वाला समझ में आ गया ना। चलो इसको बना लो, बीएल वाले को इसको रिमूव करो, ये लो रिमूव कर दिया। तो कहता है अब जो नेट वीआरएमएस आएगा वो भी करंट के साथ पाई बाई 3 बनाता है, बिल्कुल बना सकता है। तो अब इस कंडीशन के लिए क्या लिखोगे? tan पाई बाई 3 बराबर में एक्सएल बाई आर। ये सुनो, तो tan पाई बाई 3 ये भी, tan पाई बाई 3 ये भी, तो एक्सएल बाई आर इज इक्वल टू में एक्सी बाई आर। इसका मतलब क्या? एक्सएल बराबर एक्सी। ओहो क्या बात है, इसका मतलब यह रेजोनेटिंग सर्किट है ना। फट से समझ में आ गया, ये रेजोनेटिंग सर्किट है। और रेजोनेटिंग सर्किट में सर्किट प्योर रेजिस्टिव हो जाती है, मैंने बताया आपको। रेजोनेटिंग सर्किट में सर्किट प्योर रेजिस्टिव हो जाती है, और प्योर रेजिस्टिव होगा तो पावर फैक्टर की वैल्यू 1, पावर फैक्टर की वैल्यू 1। प्योर रेजिस्टिव में पावर फैक्टर 1 होता है भैया, बताया मैंने आपको पहले ही। अब आप ना पढ़ो बात अलग है, कहीं पर होगा, ये लो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं, ठीक है। 18 नंबर कहता है कि एन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ रेजिस्टेंस आर एंड इंडक्टर एलआर सर्किट है। इफ आर ऑफ इंडक्टिव बोथ आर इक्वल, यानी आर और इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्सेल, आर और एक्सेल दोनों बराबर है, 3 ओम है। फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट, अरे बहुत आसान है, एक्सेल और आर बराबर है, यहीं पर सॉल्व कर दे रहे हैं, क्या जाए हम बार बार पन्ना पलटने। tan फाइव बराबर में एक्सेल बाई में आर, 3 बाई 3, अरे tan फाइव कितना आ गया 1, और फाइव की वैल्यू कितनी आ गई 45, 45 यानी पाई बाई 4। ये देखो सामने पड़ा है भैया,
ये क्वेश्चन एकदम चूरन था भाइयों बहनों, चूरन चटनी एकदम बिल्कुल, 2 कौड़ी का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। सब बातें आपको मैंने जितनी पढ़ाई है ढंग से अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल, अगर क्वेश्चन लगाने में दिक्कत हो तो आप एक बार थ्योरी फिर से देख जाइएगा वीडियो। अब तो आपके पास में पूरा साक्ष्य मौजूद है वीडियो के तौर पे। कहता है इन द गिवन 19 क्वेश्चन फट से देख लेते हैं। इन द गिवन सर्किट रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V1 एंड V2 आर 30 वोल्ट ईच। V1 और V2 L और C का है, दोनों का 30 वोल्ट 300 वोल्ट है। ओहो, आ गया रेजोनेटिंग सर्किट। रेजोनेटिंग सर्किट, प्रसन्न हो जाइए। रेजोनेटिंग सर्किट में क्या बात है, मजेदार बात है। तो भैया ये रेजोनेटिंग सर्किट है, तो कहता है रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर V3 एंड रीडिंग ऑफ अमीटर। भैया रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V3 जो है, यानी R के क्रॉस जो V होगा वही नेट VRMS हो जाएगा। और नेट VRMS याद करिए भैया, अगर अगर XL बराबर XC तो VL बराबर VC रेजोनेंस की कंडीशन में नेट VRMS VR के बराबर होता है। तो नेट VRMS कितना है, 220 वोल्ट है, तो VR भी हो गया 220 वोल्ट विदाउट एनी इफ और विदाउट एनी बट, इसके क्रॉस 220 वोल्ट। आप कहेंगे जी आपको कैसे पता, देखो 220 और 50, ये थोड़ा धुंधला दिख रहा है आपको, पिक्सल फट गए हैं इसके, 220 और 50 है। दूसरा क्या पूछ रहा है, अमीटर। अमीटर कहां लगा, ये रहा अमीटर, यानी IRMS पूछ रहा है। अरे भैया IRMS बराबर क्या आता था, VRMS बाई में R। VRMS कितना है 220 और R दे रखा है देखो 100 ओम। मुझे दिख रहा है, आपको दिख रहा हो चाहे ना दिख रहा हो, तो ये 2.2 एम्पियर आएगा। कितना आएगा, 2.2 एम्पियर। सावधान सतर्क रहने की बात है, बातें वही सब हो रही है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई नई बात नहीं है, सब बकवास बातें हैं, एप्लीकेशन कर रहे हैं खाली हम लोग। राइट, चलिए मामले को बढ़ाते हैं आगे। हाँ, कहता है इन एन इलेक्ट्रिकल RLC सर्किट AC वोल्टेज सोर्स आर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन L इज रिमूव्ड फ्रॉम। ये वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है बाय मिस्टेक, ठीक है, ठीक। ये क्वेश्चन नहीं बताए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, सिंपल सा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, 22वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन आप कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है, 22वां मैं बता दे रहा हूं। अ ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर यूजिंग अ रेजोनेंट सर्किट विद इंडक्टर L and a capacitor C is in series produce oscillation of frequency F. If L is double and C is changed to 4C, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ओहो, ये भी क्वेश्चन कोई चूरन है, खैर चलो बता देते हैं, चूरन है तो क्या हुआ। देखो भाई फ्रीक्वेंसी होती कितनी है, 1/√LC फ्रीक्वेंसी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, चलो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो 1/2π√LC। L को डबल किया और C को 4 गुना। देखो भाई फ्रीक्वेंसी शुरुआत में कितनी आई, 1/2π√LC। अब हमारे पास कहता है कि हमने L को किया डबल और कैपेसिटेंस को चौबल, मतलब 4 गुना, 4 दूना 8 आया, 1/√, बाहर ले लो और बाकी जो है 1/2π√LC। क्या ये पुराना वाला फ्रीक्वेंसी है, बिल्कुल है। तो यहां पर F बन गया और √8 कैन बी रिटन एज 2√2, √8 कैन बी रिटन एज 2√2। ठीक, सिंपल है, कोई बहुत ऐसा क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 23। द प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन कनेक्टेड टू डीसी बैटरी 10 वोल्ट ड्रॉज अ करंट 1 मिलीएम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, फलाना निमकाना, द वोल्टेज इन सेकेंडरी एंड द सेकेंड। भैया सबसे बड़ी बात ये देखो, धोखा, कहा गया धोखा, कहता कनेक्टेड टू डीसी बैटरी। अरे भैया काम ही नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। जब डीसी लगाओगे तो क्या काम करेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है और म्यूचुअल इंडक्शन घटना कब होगी, जब एसी होगा, ये तो डीसी है। चलो धोखा। क्वेश्चन नंबर 24। A 220 volt input is supplied to transformer. The output current draws, or the output circuit draws a current 2 ampere 440 volt. If efficiency is 80%, the current of primary winding. देखो भैया आपको दे रखा है क्या परसेंटेज, यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं इसको, है ना, जगह मिल रही है यहीं पे चिपका देते हैं। आओ आओ चपनाते हैं।
80% इफिशियंसी है, इफिशियंसी बराबर आउटपुट ES IS, ES क्या है 2 एम्पियर और 440। अरे यार बताने की जरूरत है क्या आपको, क्या आउटपुट में सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी में आउटपुट होता है। इनपुट में करंट चाहिए क्या, हाँ करंट चाहिए, तो IP चाहिए, और EP क्या है 220 और इनटू में 100, यही तो होता है परसेंटेज इफिशियंसी। चलो जी 200 दूना 220 दूना मतलब 10 से 10 कट गया, और IP बराबर क्या आ जाएगा, IP बराबर आ जाएगा 2 दूना 40 बाई में 8 5 एम्पियर है ऑप्शन में। तो 24वां क्वेश्चन भी निपट गया भाई और बहनों। बढ़िया क्वेश्चन है, सस्ता क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन, कोई से दमदार नहीं है। ठीक, आओ 25वें पे चलते हैं। 25वें पर इसको नीचे कर देते हैं, यहां जगह मिल जा रही है, यही सॉल्व कर दे रहे ना। ठीक है 25 नंबर कहता है अब द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल हैव 50 एंड 1500। नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में कितने हैं 50 और सेकेंडरी में 1500। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी कॉइल इज गिवन बाय 5, ये प्राइमरी कॉइल मतलब 5 टोटल होगा ना। देखो भैया जब कहता है कि इफ द भाषा, यही तो मैं आपको बार बार कहता हूं, रीड अंडरस्टैंड। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द प्राइमरी कॉइल, मतलब ये पूरे प्राइमरी कॉइल से कह रहा है, टोटल फ्लक्स इज गिवन बाय फाई नॉट प्लस में 40, ठीक, द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस। अच्छा, अगर आपको आउटपुट वोल्टेज चाहिए अक्रॉस तो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू में सिंगल टर्न से जो फ्लक्स लिंक हो, नंबर ऑफ टर्न्स जो सिंगल टर्न से फ्लक्स लिंक हो। यहां पर मैंने आपको ट्रांसफार्मर के केस में बताया था कि जो प्राइमरी कॉइल के सिंगल टर्न से फ्लक्स लिंक होता है वही सेकेंडरी का सिंगल, टोटल फ्लक्स लिंक अलग अलग आएगा, सिंगल टर्न से सेम आएगा। अब यहां तो टोटल लिखा हुआ है, फाई टोटल कैन बी रिटन एज एनपी इंटू सिंगल टर्न से, यानी फाई बराबर फाई नॉट इंटू प्लस में 40। तो एक काम करो, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 1500 है, नहीं 50 1500 50 है, तो फाई बराबर कितना आ जाएगा फाई नॉट प्लस में 40 बाई में 50। दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स फ्रॉम सिंगल टर्न लिंक्ड विथ सिंगल टर्न प्राइमरी कॉइल के। वही सेकेंडरी में इस्तेमाल हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स इसका 1500 है, इनटू में डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करो, 1/50 अपनी जगह रह जाएगा, और फाई नॉट प्लस फाई नॉट का तो 0 आ जाएगा, 40 का 4 आ जाएगा। अरे यार 1/50 बाहर हो गया, फाई नॉट का 0 और 40 का 4, चलो डिफरेंशिएट करवा रहे। 50 दिया 1500, 50 मतलब 5 दिया, जो भी हो, 120 आया वोल्ट, तो आंसर क्या आ गया 120 वोल्ट। यहां गेम आपको खाली समझना था कि ऐसे तो दिख रहा है कि हमको आउटपुट चाहिए यानी ES चाहिए, तो सीधे NS d∅dt कर दो, पर वो फाई ये फाई नहीं है, ये तो टोटल फाई है, वहां पर सिंगल टर्न का फाई है, वो हमको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो, नोट कर सकते हो, मर्जी आपकी है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, खूब इस्तेमाल करिए, है कि नहीं है। जितनी बार चाहे हमसे बुलवाइए आप, आपकी मर्जी है, क्लास में नहीं कर सकते। कहता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऑपरेट 230 वोल्ट एंड 2 एम्पियर, द रेशियो प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये आप खुद कर लो भैया, सेल्फ डू योर सेल्फ, राइट। बहुत आसान क्वेश्चन है, बंडल क्वेश्चन। ठीक, तो भाई और बहनों यहां पर हम लोगों ने एसी सर्किट की एक्सरसाइज 1 को खत्म कर लिया है, और अब हम लोगों का एसी तक का सारा मैटर समाप्त हो चुका है। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलने वाली है, फ्रॉम देयर विल स्टार्ट मॉडर्न फिजिक्स। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। भगवान आप पे अपनी कृपा बनाए रखे। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, बहुत अपने आप को सुधारने का मौका मिलता है। थैंक यू वेरी मच।